हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात तब की है जब पीयूष लगभग 12 साल का रहा होगा। वो अक्सर अपनी नानी के घर जाना पसंद करता था। उसकी नानी का घर उसके घर से यही कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। उस दिन पता नहीं पीयूष को क्या सनक चढ़ी। वो सुबह उठे ही मेरे पीछे पड़ गया। माँ, मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है कहकर मेरा सिर खा लिया। फिर मैंने भी हार कर इसे जाने के लिए कह दिया। फिर क्या जनाब, तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। फटाफट अपना बैग लिया और मुझसे कहकर निकला कि माँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। अरे सुन तो। मैं भी उसके पीछे भागती हुई गई तो वो अपनी साइकिल निकाल रहा था। वो कई दिन से पंचर पड़ी थी। मुझे लगा कि अब वो नहीं जाएगा, लेकिन उसने मुझे देखा और बोला, माँ, आज मैं पैदल ही चला जाता हूँ शॉर्टकट से। शॉर्टकट सुनते ही मैं डर गई। मैंने पीयूष को सीधे रास्ते से जाने के लिए कहा और जल्दी वापस आने को भी। मेरी बातें खत्म होने से पहले ही वो जाने लगा। मुझसे भी रहा नहीं गया तो जाते जाते भी मैंने उसे टोक ही दिया कि पीयूष, उस रास्ते से मत जाना, समझे कि नहीं? हाँ माँ, समझ गया, बाय कहकर वो घर से निकल गया। कुछ ही देर में वह अपनी नानी के घर पहुंच गया और उसकी नानी ने मुझे कॉल कर दिया कि पीयूष यहाँ आ गया है। जाते ही वो अपनी नानी के गले लग जाता है, जो रसोई में खड़ी कुछ बना रही होती है। उसकी नानी भी उसे कसकर गले लगाती है और उसका माथा चूमती है। देख, मैं तेरे पसंद की खीर बना रही थी, चल जल्दी से हाथ धोकर आ, मैं गर्मा गर्म खीर परोसती हूँ। वो नानी से पूछता है कि नानी, आपको पता था मैं आ रहा हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था। ये सुनकर पीयूष अपने माथे पर हाथ रखता है और बड़ी ही प्यारी सी आवाज में कहता है, ओहो, ये माँ भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। पीयूष की बात सुनकर उसकी नानी बड़ी जोर से हंस पड़ती है। चल अब जा हाथ धो ले, मेरी बेटी से ज्यादा तू बड़ा हो गया है। नानी खीर लेकर आती है और दोनों खीर खा ही रहे होते हैं। तभी नानी पीयूष से पूछती है, बेटा पीयूष, तू वहाँ से तो नहीं होकर आया ना? अरे नहीं नानी, अब आप भी, मुझे पता है वो कब्रिस्तान में छोटी चुड़ैल रहती है, कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ नहीं जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, नाम मत ले उस मनहूस का, तू खीर खा। और बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तभी पीयूष की नजर घड़ी पर पड़ती है। अरे 6 बज गए, अब मुझे जाना चाहिए नानी, नहीं तो माँ दोबारा आने नहीं देगी। मैं जा रहा हूँ, अंधेरा भी होने वाला है नानी। नानी, अरे क्यों शोर मचा रहा है? यहीं तो बैठी हूँ, अभी आया था और अभी चल दिया, रुकता भी नहीं है जरा देर, कल फिर आ जाऊंगा ना नानी, अभी जाना है। माँ ने कहकर भेजा था कि शाम से पहले लौट आना, नहीं गया तो माँ डांटेगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं फोन कर दूंगी उसे, कुछ नहीं कहेगी वो। और ले, ये खीर का डब्बा लेता जा, मम्मी को दे दियो, उसे भी बहुत पसंद है मेरे हाथ की खीर, और इसे देखकर उसका गुस्सा भी छूमंतर हो जाएगा। ठीक है नानी, अब मैं चलता हूँ। नानी के घर से निकलते निकलते लगभग अंधेरा हो चुका था। माँ की डांट के डर से पीयूष के छोटे छोटे कदम बड़ी तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वो उस कब्रिस्तान के सामने पहुँच गया और रुककर सोचने लगा कि अंधेरा हो चुका है और यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो फिर कभी नहीं आने देगी। लेकिन माँ को बताएगा कौन? उसने बिना कुछ सोचे कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। राहुल अंधेरे में ही उस कब्रिस्तान में अंदर घुस जाता है और आधे चांद की धुंधली रोशनी में डरता हुआ जल्दी जल्दी कच्चे रास्ते पर बढ़ रहा होता है। रास्ते पर पड़े सूखे
पत्तों के कुचलने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही होती है। लेकिन पीयूष बिना रुके कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाता है कि तभी गिरने की आवाज आती है। क्या? कौन कौन है? पीयूष तुरंत घूम कर देखता है और एक चमकती सी बॉल राहुल के पैरों के आगे आकर रुक जाती है। राहुल उस चमकती सी बॉल को देखकर ललचा जाता है और जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, बॉल आगे लुढ़कने लगती है। वो फिर बॉल के पास जाता है और बॉल फिर लुढ़कते हुए एक गड्ढे में चली जाती है। राहुल धीरे धीरे उस गड्ढे के पास जाता है, लेकिन बॉल को देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो फटाफट अपना खीर का डिब्बा और बैग उतारकर वहीं नीचे रखता है और गड्ढे में जाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैग भी उस गड्ढे में गिर जाता है। वो थक कर वापस से खड़ा हो जाता है और धड़ाम से उस गड्ढे में कूद जाता है। उसके कूदते ही बड़ी अजीब सी आवाज आती है, जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो। आवाज सुनकर पीयूष सहम जाता है और उसे वो चमकती हुई बॉल कहीं नजर नहीं आती। वो घबरा जाता है, लेकिन उसके बैग उठाते ही बॉल फिर से चमक उठती है। लेकिन एक पिंजरे में एक छोटी सी हड्डियों का पिंजरा, वो सिर्फ कोई गड्ढा नहीं, किसी की कब्र थी। और उस पसलियों के पिंजरे को देखकर शायद किसी बच्चे की। लेकिन पीयूष को कहाँ इतनी समझ। बॉल दिखते ही अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। और उसी के साथ एक और आवाज और उसी के साथ एक और आवाज, है ना सुंदर? मैंने तुम्हारे लिए ही कब से बना कर रखी थी। कोई लड़की, कोई बच्ची राहुल की ही उम्र की होगी। बड़े प्यार से राहुल के पीछे आकर कहती है। आवाज सुनकर राहुल वहीं का वहीं जम जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। आंखें बंद करके ही वो थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे अपनी आंखें फिर खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पीयूष अब बहुत कसकर डर जाता है और बस घर जाने की सोचने लगता है। वो वापस से अपना बैग उठाने के लिए मुड़ता है। उसकी चीख निकल जाती है, एक जोरदार चीख जो उस कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंज उठी है। वो बस रोते हुए उसी कब्र में एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और अपने सामने खड़ी एक अधड़ लड़की जो अपनी खोपड़ी अपने हाथ में पकड़े हुए होती है, जिसकी एक आंख आधी बाहर लटकी हुई होती और दूसरी उलझे हुए बालों से ढकी हुई, पूरे चेहरे पर खून से भरी दरारें और उसकी गर्दन से रिश्ता हुआ काला खून उसकी सफेद फ्रॉक को भिगोता हुआ उसके एक आधे पैर से होकर खीर के डिब्बे पर टपक रहा होता है, जिसके छींटे पीयूष के चेहरे पर पड़ ही रहे होते हैं। कौन हो तुम? राहुल एक कोने में सिमट कर अपनी आंखें बंद करके उससे पूछता है। तभी वो गड्ढा एक भारी पत्थर से बंद हो जाता है। आवाज सुनकर पीयूष की आंखें खुलती है और वो झप अंधेरा देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। कोई है, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। कोई है? माँ, नानी, कोई है? नानी मुझे निकालो, नानी मुझे निकालो, मुझे माँ के पास जाना है। हा 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 हा, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। मैंने भी कई दिनों तक आवाज लगाई थी। जब मुझे यहाँ तेरी माँ और नानी ने जिंदा दफन किया था तब मैं सिर्फ 6 महीने की थी और मैं भी ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही और भूखी प्यासी यहाँ मर गई। और देख, मैं उनके बिना भी कितनी बड़ी हो गई। हा हा, मैंने उन सबको इसी कब्र में जिंदा दफना दिया जो मेरी मौत की वजह बने। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। मेरी माँ रास्ता देखती होगी, मुझे माँ के पास जाना है प्लीज। पीयूष कब्र के अंदर से रोते हुए चीखते हुए बोला। तेरी माँ और नानी ने ही मुझे यहाँ जिंदा दफनाया था और
तूने उन्हीं के पास जाना है, कुछ दिन में उन्हें भी यहीं लाऊंगी। अब बस वही दोनों बची है, उन्हें भी लाऊंगी, उन्हें भी लेकर आऊंगी। हा 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 हा। और इसी गूंजती हुई भयानक आवाज के साथ सारी आवाजें बंद हो जाती है। बस पूरे कब्रिस्तान में पीयूष की आवाज ही गूंजती हुई रह जाती है। रात भर उसकी नानी और माँ के तलाशने के बाद सुबह कुछ लोगों के साथ पीयूष की तलाश शुरू होती है और 2 दिन बाद उसकी माँ और नानी के साथ ही रात में कुछ लोग टॉर्च लिए उस कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वो खीर का डब्बा खून से सना हुआ ही मिलता है, जिसे देखते ही उसकी नानी समझ जाती है। डब्बा नानी के हाथ से गिरकर खुल जाता है और वो चमकती हुई गेंद फिर निकल आती है। बिना वक्त गवाए सब उस कब्र को खोदने लगते हैं और आखिरकार पीयूष मिल ही जाता है। उसकी सांसें अब भी चल रही होती है। एक आदमी जल्दी से कूदकर पीयूष को गोद में उठाकर उससे एक दूसरे आदमी को थमाता है और तभी कब्र फिर बंद हो जाती है और उसी के साथ वो आदमी भी। ये देखकर सब डर जाते हैं और चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पीयूष के साथ सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसकी नानी और माँ उस अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाती है। पीयूष को अस्पताल में भर्ती कर बचा लिया जाता है, लेकिन कई दिन उस कब्रिस्तान को तलाशने के बाद भी उसकी माँ और नानी का कोई सुराग नहीं मिलता और उस कब्रिस्तान को कुछ मौलवी की मदद से हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो लड़की रात में कब्रिस्तान के गेट के पास दिखाई देती है, लेकिन उस घटना के बाद उसने किसी को परेशान नहीं किया और न ही किसी की उस कब्र को दोबारा खोलने की हिम्मत हुई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली डरावनी कहानी मिस ना कर पाए।